रूस और यूक्रेन की जंग 5वें दिन भी जारी है। इस बीच बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले दोनों देश बेलारूस में बातचीत करने के लिए सहमत हुए हैं। यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस बॉर्डर पर पहुंच चुका है। दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिशें भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ से जंग रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस मुद्दे को यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्पेशल इमरजेंसी सेशन में भेजने के लिए यूएनएससी में वोटिंग की गई है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा है। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में दूरी बनाए रखी है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 5वां दिन है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूक्रेन से व्यापार संबंध पर असर पड़ने को लेकर चिंता जताई है। I'm more worried, if not equally, more worried, particularly the farmer sector to Russia and Ukraine, and also some of the main exports which were going from here. Now what is going to happen to them, even for the exports already done, payments and so on. So on both these issues, I think I would have a comprehensive, we are already looking at emergent situation, but I will have to have a complete assessment done through the various concerned ministries and only then be in a position to comment. भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग के बाद 4 केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजने का फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्डोवा, तो किरण रिजिजू स्लोवाकिया और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये मंत्री भारत के विदेश दूत के तौर पर भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए वहां पर कोशिशें करेंगे। और इस अपडेट के साथ रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, किस तरीके से अब ये 4 मंत्री जो हैं वो जाएंगे अलग अलग देशों में और भारतीयों को वापस लाने की, जो कि फंसे हुए हैं यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में, ये कोशिशें होंगी? जी, इससे पहले जो सरकार का पूरा स्ट्रैटेजी था कि जो ऑलरेडी एयर इंडिया की फ्लाइट से आ रहे थे उनको रिसीव करने के लिए खुद मंत्री पहुंचे थे, पीयूष गोयल पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। अब जो सरकार की स्ट्रैटेजी है कि जो यूक्रेन के आसपास के जो देश हैं उन सभी देशों पे भारत के सीनियर मंत्री जो हैं वो वहाँ पे रहेंगे और वो पूरा मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट रास्ता निकाला जा रहा है। एयर स्पेस वहाँ पर बंद है, तो सड़क के रास्ते उन्हें दूसरे देशों में जा रहा है और फिर वहाँ फ्लाइट से लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मोल्दोवा और जो है जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वीके सिंह जा रहे हैं। ये 4 मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजा गया है और वहाँ पे ये पूरा ओवरसी ऑपरेशन को ओवरसी करेंगे। और एक क्योंकि 6 फ्लाइट्स ऑलरेडी एयर इंडिया की आ चुकी है और अब आज जो है कई सारे जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट एयरलाइंस हैं, जैसे कि इंडिगो ने कहा है कि वो 2 फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। स्पाइस जेट आज शाम को अपनी फ्लाइट भेज रहा है बुडापेस्ट में। इसके अलावा एयर विस्तारा ने कहा है कि वो फ्लाइट को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। हालांकि इसका जो पूरा जो कीमत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुका रही है इन फ्लाइट्स का, ऑपरेशन का, लेकिन जो तमाम अलग अलग एयरलाइंस है वो इसमें मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 में जो 20,000 छात्र हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं उसकी एक अच्छी संख्या जो है कम से कम बाहर ला पाएंगे। और बाकी जो है जो पूरा एक्टिवेट करा दिया गया है, जो अलग अलग देशों के जो एम्बेसीज है वहाँ ओवर टाइम काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। जो हेल्पलाइन है वो बना दी गई है और इसके अलावा यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पशंस दे दिए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा कि जो एयर सुविधा में आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है या वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है, ये सारी जो चीज़ें फिलहाल उन छात्रों के लिए जो कि यूक्रेन से आ रहे हैं उन्हें एग्जाम्पशन दिया गया है। हालांकि उन्हें 14 दिन तक अपने आपको सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा। तो तमाम कोशिश की जा रही है कि जो फंसे भारतीय हैं वहाँ पे खासतौर पर जो छात्र हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हैं वो वापस आ जाएं और उन्हें किसी तरह की यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो भारत के 4 मंत्री पहुंचेंगे अलग अलग देशों में जो कि सटे हुए हैं रूस और यूक्रेन के आसपास के देश, और वहां से भारतीय जो कि फंस गए हैं इस युद्ध के दौरान उन्हें वापस लाने की कवायद की जाएगी। इधर मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 5वीं फ्लाइट आज दिल्ली पहुंच चुकी है। इन सभी को रोमानिया के बुखारेस्ट के रास्ते दिल्ली लाया गया है, जिसमें 249 भारतीय सकुशल भारत लौटाए हैं। सभी भारतीयों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर की है। डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो रही है। जिस ट्रॉमा में हम लोग होके आए हैं वो
बहुत ज़्यादा अब क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है। लोगों की लाइफ पे सवाल उठ रहा है कि अगर वो बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं उनको फायरिंग से डराया जा रहा है। We had like hellish 2 days there and we were struggling a lot, but we had a positive attitude towards everything. See, Indian government has helped, like there are MEA officials, so we can call them and we can contact if we have any issue. The major issue we felt was if we are giving the visa, will we be allowed, will we be stopped at any airport or something. So he assured us that there will be no issue. वहीं स्पाइसजेट ने कहा है कि वो भी यूक्रेन से फंसे भारतीयों को लाने के लिए रेस्क्यू फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। कंपनी के सीएमडी अजय सिंह ने कहा है कि बुडापेस्ट के लिए वो रेस्क्यू फ्लाइट चला रहे हैं और जरूरत हुई तो आगे भी करेंगे। उनसे एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह। सबसे पहले तो आप एक रेस्क्यू फ्लाइट कर रहे हैं बुडापेस्ट की तरफ, उसके बारे में डिटेल्स देंगे और क्या प्लानिंग है, क्या आगे और भी फ्लाइट्स की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, जो ये रेस्क्यू मिशन भारत सरकार का है उसमें जितने भी हमारे ये स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे वो नेबरिंग कंट्रीज़ में इस समय हैं और वो अपने देश वापस आना चाहते हैं। तो कुछ फ़्लाइट्स एयर इंडिया की अभी हुई थी पिछले 2 दिनों में। जो प्राइवेट कैरियर्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। स्पाइसजेट की फ़्लाइट्स आज शाम को जाएंगी और जैसे जैसे भारत सरकार को आवश्यकता होगी वैसे हम फ़्लाइट्स चलाएंगे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको अपने देश वापस लाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। सर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब लगभग बहुत जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि दोबारा से खुल जाएगी, उसको लेकर स्पाइसजेट की क्या तैयारियाँ हैं और इस पूरे मूव को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज जो DGCA का आया है उसमें कोई डेट नहीं दी गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि मार्च के बीच से। देखिए, जब से भी भारत सरकार इन फ्लाइट्स को शुरू करेगी, स्पाइसजेट के लिए हमेशा इंटरनेशनल उड़ान एक अहम हिस्सा था हमारे नेटवर्क का। तो हम जैसे जैसे भारत सरकार अनुमति देगी हम वो फ्लाइट्स उड़ाएंगे। तो अगर ये यूक्रेन क्राइसिस यूं ही चलता रहता है तो क्या इसका असर आप ATF और अल्टीमेटली एयरफेयर्स पे देखते हैं? बिल्कुल, अगर इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा और ऑयल के दाम बढ़ते रहे तो फेयर्स में तो ये रिफ्लेक्ट होगा ही। राइट, तो एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ कही कि रेस्क्यू मिशन के साथ आखिरी जो सवाल रोहन पूछ रहे थे कि अगर ये टेंशन और बड़ा यहाँ से ऐसे ही चलता रहा तो ऑयल प्राइसेस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो जो एयर फेयर्स हैं उनमें रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखाई देगा, यानी हवाई किराया बढ़ सकता है। इधर यूक्रेन रूस बातचीत की कोशिशों से बाजार में रौनक रही है। शानदार रिकवरी के साथ आज बाजार दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त रही है, वहीं मेटल, तेल, गैस और पावर शेयरों में आज खरीदारी देखी गई। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन बैंकिंग, ऑटो शेयरों पर दबाव रहा है। सेंसेक्स 389 पॉइंट चढ़ा है तो निफ्टी 136 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। इधर आज तीसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं। कैसी रहेगी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार और इकोनॉमी के लिए क्या है चुनौतियां? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। जीडीपी ग्रोथ, नए चैलेंज। मार्केट रेगुलेटर सेबी को नया चेयरपर्सन मिल गया है। माधवीपुरी बुच सेबी की 10वीं चेयरपर्सन होंगी। माधवीपुरी बुच का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। वो मौजूदा चेयरपर्सन अजय त्यागी की जगह लेंगी। अजय त्यागी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार राजनीति से जुड़ी खबरें और कुछ और दूसरी अहम खबरें आपके लिए। कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। CSMT को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की कवायद तेज हो गई है। CNBC आवाज को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसके लिए हेरिटेज कमेटी से मंजूरी ले ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, बताइए कि किस तरीके से होगा ये सब कुछ और वर्ल्ड क्लास स्टेशन की लाइन में अब कुछ और स्टेशन भी हैं। देखिए, देश के बड़े स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेल मंत्रालय की जो स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना है उसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाना है, लेकिन कई सारी क्लियरेंसेस थी जिसकी इंतजार रेलवे कर रहा था। सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगर हम CSMT की बात करें तो हेरिटेज कमेटी की तरफ से अब उसे रिकंस्ट्रक्ट करने की अनुमति रेलवे को मिल गई है। अगर हम CSMT स्टेशन की बात करें, काफी भीड़ भाड़ वाला ये स्टेशन है और एक तरह से
ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ऐसे में इसको रीडेवलप करने से पहले हेरिटेज कमेटी की मंजूरी लेना रेलवे के लिए जरूरी था और अब वो मंजूरी मिल गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही PPPAC यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी को CSMT और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का पूरा प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर हम CSMT के रीडेवलपमेंट की लागत की बात करें तो ये करीब 1640 करोड़ रुपए है। तो कैबिनेट में इन दोनों के प्रस्ताव को भेजा जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 10 दिन तक जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी है उस पर प्रस्ताव जाएगा और जैसे ही वहां से इसे हरी झंडी मिलती है तो रेलवे की कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसे कैबिनेट की भी मंजूरी दिलाई जा सके। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो दोनों रेलवे स्टेशन है जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है, इन दोनों ही स्टेशन को BOT मॉडल पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसी मॉडल के तहत जो भी डेवलपर या फिर बिल्डर यहाँ पर आएगा उसे 26 साल तक का एश्योर्ड रिटर्न भी रेलवे की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। इधर रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से तेजी का माहौल है। खासतौर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय की मंदी और कोरोना के झटके से रियल एस्टेट सेक्टर अब उबर रहा है। डेवलपर्स की माने तो पिछले 10-12 साल के बाद ये सबसे बड़ी तेजी है। फिलहाल फोकस नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे 4-5 रीजन है। एक रीजन है जो मिलेनियल्स हैं, जो 30 साल की उम्र के लोग हैं, उसके आसपास की उम्र के लोग हैं, उन्होंने घर खरीदना शुरू कर दिया जो पहले नहीं खरीद रहे थे। जो शेयर्ड इकोनॉमी के अंदर जीना चाहते थे उन्होंने घर खरीदना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, स्टैंप ड्यूटी कम हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और कोविड के दिनों में लोगों की सेविंग भी बढ़ी है। ब्रोकरेज फर्म प्रॉपर्टी टाइगर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 8 शहरों में घरों की कीमतों में तेजी दिखी है। अहमदाबाद और हैदराबाद में घरों की कीमत में 7% तक की तेजी दर्ज की गई है। बंगलुरु में 6%, पुणे में 3% और मुंबई में 4% की तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली NCR, कोलकाता और चेन्नई में 5% की तेजी दिखी है। 2020 के मुकाबले 2021 में ओवरऑल सालाना बिक्री में ग्रोथ करीब 13% है। न्यू सप्लाई के मामले में तेजी 75% के आसपास है, क्योंकि 2020 में 1,22,000 के मुकाबले 2021 में 2,14,000 यूनिट्स लॉन्च हुए हैं। पेंटअप डिमांड की वजह से रेडी टू मूव की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। 23% ऐसे हैं जो रेडी टू मूव इन हैं। अब काफ़ी डिमांड सप्लाई कॉन्फ्लिक्ट है, जहां डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रेडी टू मूव इन कैटेगरी में है। हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है और उसी की वजह से कई की लोकेलिटीज़ में प्राइजेस फॉर्म अप हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 में 38% ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि पूंजी की किल्लत धीरे धीरे दूर हो रही है। सरकार का फोकस अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों को पूरा करने पर है, ताकि बैंकों की फंसी पूंजी निकल सके। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि ब्याज दर अपने निचले स्तर पर है। कोरोना पेंडेमिक अब एंडेमिक की ओर है और स्टील, सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दामों में भारी तेजी के बावजूद कीमतें पिछले कई सालों से स्थिर बनी हुई है। हालांकि इस वक्त जो तेजी है उसमें पेंटअप डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़। और अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज आज पहुंचे हुए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि परिवारवादियों को बुरा लगता है कि पूर्वांचल कैसे आगे बढ़ रहा है। ये घोर परिवारवादी जात पात में फंसाकर भारत का विकास रोकना चाहते हैं। इन घोर परिवारवादियों से सावधान रहने की जरूरत है। पूर्वांचल को जात पात में उलझाकर ये घोर परिवारवादी खुद यूपी का विकास रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरे प्यारे
भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास यही कहने आया हूं कि इन गौर परिवारवादियों से सावधान रहना है। और आपको बताते हैं जाते जाते कि कंज्यूमर अड्डा में क्या है। क्या आप पॉडकास्ट सुनते हैं? क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है कि आप खुद अपना कोई पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं? जी हाँ, सिर्फ सुनने और बनाने तक नहीं, आप इससे पैसे कमा सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं और आपकी आवाज़ आपकी पहचान बन सकती है। तो पॉडकास्टर्स का फ्यूचर ब्राइट है और ये कैसे आप कर सकते हैं, इसकी पूरी A to Z जानकारी 5:27 पर कंज्यूमर अड्डा में आज पॉडकास्टर ब्राइट है फ्यूचर।